27 फरवरी 2026 को रॉस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उनके लिकर स्कैम केस में से डिस्चार्ज कर दिया और उनको ही नहीं, उनके साथ 23 और एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। A special court at Delhi's Rouse Avenue has discharged former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and 20 others, dismantling the CBI's case point by point. उन्होंने 598 पेजेस का एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि सीबीआई का ये जो केस था इसमें सफिशिएंट प्रूफ ही नहीं थे जो केस को ट्रायल तक भी लेके जा सके। उन्होंने सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी क्रिटिसाइज किया और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के लिए सीबीआई को Court has very emphatically stated the machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally. फिर उसके तुरंत बाद सीबीआई इसको लेके गई हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट में ये केस गया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेंच के पास। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस केस पे पहली सुनवाई की 9 मार्च 2026 को और पहली ही सुनवाई पे उन्होंने ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पे स्टे लगा दिया। इसके अलावा सीबीआई की जो आईओ को ट्रायल कोर्ट ने बोला था कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए, उस पे भी रोक लगा दी। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस केस के रिगार्डिंग कोर्ट में रिक्यूजल एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब रिक्यूजल क्या होता है? रिक्यूजल बेसिकली होता है कि जब किसी भी केस में किसी जज को ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज में से एक की तरफ वो ज्यादा इंक्लाइन है, किसी भी रीजन की वजह से, पर्सनल बायस की वजह से, पर्सनल आइडियोलॉजी की वजह से, या फिर किसी के साथ उनका पर्सनल रिलेशन हो सकता है उसकी वजह से, तो वो जज जो है वो खुद उस केस से अपने आप को रिक्यूज कर लेता है। दूसरी कंडीशन में दोनों पार्टीज में से किसी को भी ऐसा लगता है कि शायद ये जज किसी रीजन की वजह से बायस हो सकते हैं, उस केस में वो पार्टी कोर्ट में रिक्यूजल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविजन है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास्ट केसेस को मद्देनजर रखते हुए इसको आप एक जुडिशियल ट्रेडिशन बोल सकते हो, लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप ऐसा करते हो तो हर कोई इस चीज की मांग करने लग जाएगा और ये एक तरीके से फोरम शॉपिंग बन जाएगी। मतलब अगर मेरे को कोई पर्सनल जज पसंद नहीं है तो मैं बोलूंगा भाई साहब आप इस जज को हटा दो। इसीलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में होता है जब एक पार्टी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो उस चीज को प्रूफ करने की। और एक चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि इसमें ये प्रूफ करना जरूरी नहीं होता कि जज जो है वो बायस है या नहीं। इसमें वो पार्टी अपना स्ट्रॉन्ग बेस बताती है जिसकी वजह से उन्हें फील होता है कि शायद ये जो जज है वो बायस हो सकता है। अब अरविंद केजरीवाल ने इस रिक्यूजल एप्लीकेशन को बैक करने के लिए 10 सॉलिड रीजन कोर्ट में दिए। सबसे पहला उन्होंने बोला कि 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने 598 पेजेस का एक ऑर्डर पास किया था और 4 घंटे बाद ही सीबीआई ने दोबारा से हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने 598 पेजेस के ऑर्डर को पढ़ भी लिया, उसको स्टडी भी कर लिया, उसको दोबारा से चैलेंज भी कर दिया। और सबसे हैरानी की बात थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। 9 मार्च को जब ये पहली सुनवाई हुई तब वहाँ पे सीबीआई के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा दूसरी पार्टी का कोई बंदा ही नहीं था। मतलब 23 एक्यूज में से सिंगल बंदा भी वहाँ पे नहीं था। इसका रीजन अरविंद केजरीवाल ने ये दिया कि उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। अब ये भी सोचने वाली बात है कि भाई साहब आपने हमारी बात तो सुनी ही नहीं, आपने एक ऑर्डर आया जिसको आपने शायद ठीक तरीके से पढ़ा भी नहीं और बहुत ही जल्दबाजी में आपने उस ऑर्डर पे स्टे भी लगा दिया। दूसरा उन्होंने बोला कि केस तो सीबीआई का था, चैलेंज करने वाली भी सीबीआई थी, लेकिन आपने ईडी का पीएमएलए जो केस था उसके ट्रायल कोर्ट के फर्दर प्रोसीडिंग पे भी रोक लगा दी, जो कि बिल्कुल ही नाजायज था क्योंकि ईडी ने इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट ही नहीं करी थी। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ईडी का जो सारा केस था वो सीबीआई की एफआईआर पे डिपेंडेंट था। अगर ये सीबीआई का केस खत्म हो जाए तो शायद ईडी के केस में भी अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल जाती। तीसरा उन्होंने बोला कि सीबीआई के जिस आईओ के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई के जिस आईओ के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने डिपार्टमेंटल एक्शन लेने का सजेशन दिया था उस पे भी आपने रोक लगा, जबकि उस आईओ की तरफ से पर्सनली उस ऑर्डर को कहीं पे भी चैलेंज भी नहीं किया गया था। चौथा उन्होंने ये बोला कि पास्ट में भी जस्टिस शर्मा की कोर्ट में उन्होंने कई रिलीफ एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करी थी, इसमें से एक भी एप्लीकेशन में उनको रिलीफ नहीं दिया गया। जैसे फरवरी 2024 में संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन को उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये जो लिकर स्कैम का केस था ये सारा का सारा इन सभी एक्यूज के फायदे के लिए सोच समझ के बनाया गया था। अप्रैल 2024 में भी अरविंद केजरीवाल के ईडी अरेस्ट केस में भी उन्होंने ये कहकर बेल को रिजेक्ट कर दिया कि ईडी के पास सफिशिएंट प्रूफ हैं अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के। जुलाई 2024 को तेलंगाना के एमएलसी की के कविता की बेल को भी उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं लेडीज के लिए उसमें के कविता को बेल देना सही नहीं होगा क्योंकि कविता जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकली कनेक्टेड लेडी है। इसका बाद में सुप्रीम कोर्ट ने
बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट ने ये जो प्रोविजन है उसको गलत पढ़ा है और किसी भी वुमेन के पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होने से ये प्रोविजन कहीं पे भी नहीं बदलता। और मनीष सिसोदिया के केस में तो उन्होंने 100 पेजेस का एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे। उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया एक तरीके के पावर हाउस है ये पूरे केस में, और ये जो करप्शन के केसेस होते हैं उसमें रिकवरी ना होना इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि करप्शन नहीं हुई है। ऐसे जो करप्शन केसेस हैं उनमें हमें एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल लोगों के सामने रखना चाहिए। और फिर अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल देते हुए दोबारा से हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया और ये बोला कि हाई कोर्ट ने उनकी कई सजेशन को नजरअंदाज किया है। और इसी कोर्ट में जब बीजेपी के फॉर्मर सेंटर मिनिस्टर दिलीप रॉय का पोल ब्लॉक स्कैम केस सामने आया और उसमें उनको सजा होने वाली थी, तो दिलीप रॉय ने इसी कोर्ट में अपनी सजा को रोकने के लिए अपील की ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। तब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही थी जिन्होंने ये बोलकर उनकी सजा को रोक दिया कि उनके 35 साल का पॉलिटिकल करियर रहा है और ये सजा देना कि इलेक्शन कंप्लीट करने के राइट को इफेक्ट करेगा। इसी मामले में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास ने फ्रंटलाइन में एक आर्टिकल 19 मार्च 2026 को पब्लिश किया। उसमें उन्होंने बताया कि जनवरी से लेकर मार्च तक दिल्ली हाई कोर्ट में कुल 165 मुकदमे दाखिल हुए। इनमें से मिनिमम 17 मुकदमे जो थे वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के पास आए और इनमें से लगभग हर केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक्यूज को जवाब दाखिल करने के लिए हफ्तों यहाँ तक कि महीनों तक का टाइम भी दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया और दूसरे मुकदमों में जहाँ किसी भी एक्यूज के वहाँ पे प्रेजेंट ना होने पे अगली डेट दे दी जाती थी, वहीं अरविंद केजरीवाल के मामले में 23 एक्यूज में से एक भी बंदा वहां पे ना होने के बावजूद भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रोक दिया गया और उसके अलावा अपना एक स्टेटमेंट भी वहां पे दे दिया गया। इसके बाद उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ABBP यानी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार जाने की बात कही। ये एक इस तरह का संगठन है जो कि RSS की विचारधारा को फॉलो करता है और वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस तरह की विचारधारा के सख्त खिलाफ हूँ। तो इस वजह से उन्हें ये पर्सनली लगता है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी साहिबा से टोटली डिफरेंट है, तो ये पॉसिबल है कि उन्हें इस केस में न्याय। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मीडिया में एक बयान की बात की जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि इस हाई कोर्ट के केस के बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में जाना हो। तो उन्होंने कहा कि इस हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा, केजरीवाल जी को उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अमित शाह के इतने कॉन्फिडेंस वाले बयान की वजह से उन्हें ये पर्सनली फील होता है कि शायद उन्हें इस कोर्ट में ये न्याय नहीं मिलेगा या कोर्ट का जो जजमेंट होएगा वो किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकली इफेक्ट होएगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया का रेफरेंस देते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को कहा कि एक पुरानी परंपरा है जहाँ अगर जज के नियर एंड डियर अपोजिट पार्टी में होते हैं तो वो खुद ही उस केस से रिक्यूज कर जाते हैं। इनडायरेक्टली वो यहाँ पर जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चों की बात कर रहे थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पैनल्ड हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केस लड़ते हैं वो, और सीबीआई के ही सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के लिए काम करते हैं। तो ये सॉलिड रीजन अरविंद केजरीवाल ने वहाँ हाई कोर्ट में अपने एक रिक्यूजल एप्लीकेशन के साथ में दिए। तो अब आप बताइए दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या अरविंद केजरीवाल ने ये रिक्यूजल एप्लीकेशन देकर सही किया या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन बढ़ाता है और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहूंगा। So that's all for today. Thank you very much. So I'll meet you in the next one.